धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। फ्रेंड्स, अगर वर्तमान एज को अगर हम इंस्टेंट एज का नाम दें तो गलत नहीं होगा। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, लेकिन फिर भी पेशेंस यानी कि धैर्य का अपना एक अलग ही महत्व है। मैंने कल आपको एक कहानी सुनाई थी श्याम बाबू जी की, जिन्होंने कांस्टेबल से एसडीएम तक का सफर 10 वर्षों में पूरा किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको रखना होगा कि आप परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा सकारात्मक तो आपको रहना ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 11 मार्च और आचार चुनाव संहिता लागू हो चुकी है। देखेंगे कि आचार चुनाव संहिता का वर्तमान में जितनी भी भर्तियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि आचार चुनाव संहिता का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी चीजें जारी रहती हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं हो सकती हैं। जैसे कि शिलान्यास लोकार्पण पर रोक लग जाती है, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल अब नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यह नहीं कर सकेंगे और ये कार्य प्रभावित नहीं होंगे। तो बात करते हैं कि क्या क्या कार्य नहीं हो सकते हैं। लाइक एज मुख्यमंत्री या मंत्री कोई नई घोषणा या शिलान्यास लोकार्पण का कार्य नहीं कर सकेंगे। सरकारी गाड़ी और सुविधाओं के इस्तेमाल पर भी रोक रहती है। सरकारी खर्च से ऐसे आयोजन नहीं होंगे जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचता हो। मंत्री शासकीय दौरों में चुनाव प्रचार के कार्य नहीं करेंगे। कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। तबादले व तैनाती पर आयोग का पूर्व अनुमोदन जरूरी होगा। इसी के साथ सड़क निर्माण का पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन भी अब कोई नहीं दे सकेगा। कोई भी दल ऐसा काम न करे जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले। वोट के लिए भ्रष्ट आचरण न करें, जैसे कि रिश्वत देना, लोभ या फिर मतदाताओं का दबाव। और दल ऐसी अपील जारी नहीं करेंगे जिससे भावनाएं आहत होती हों। लेकिन इसी के साथ ये कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। कौन कौन से कि नहीं रोके जा सकते लोगों की जरूरत के काम। दूसरी बात, चालू निर्माण कार्यों के साथ सड़क मरम्मत और पैचवर्क, सफाई, बिजली व्यवस्था और पेयजल जैसी जरूरतें। आधार कार्ड, गरीबी रेखा के कार्ड, निराश्रित पेंशन के बुनियादी काम पर किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने मकान के नक्शे का आवेदन जमा कर दिया है उन लोगों के नक्शे पास होंगे, मगर नक्शे के नए आवेदन अब नहीं लिए जाएंगे। और चालू प्रोजेक्ट नहीं रुकेंगे, नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। निवास, जाति और आय के प्रमाण पत्र बनते रहेंगे। आचार संहिता का बहाना बनाकर अफसर लोगों का काम नहीं टाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हो सकती हैं और नहीं हो सकती हैं आचार चुनाव संहिता के लागू होने के बाद। बात करेंगे यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। फ्रेंड्स, तो इसकी एक बड़ी दिलचस्प और लंबी कहानी है। 2013 में जब एलटी ग्रेड का जो परिणाम जारी हुआ था तो उस समय सिर्फ मेरिट के आधार पर ही नियुक्तियां की गई थी और एक आरोप ये लगा था कि लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे नौकरी प्राप्त कर ली। उसके बाद आता है 2016 में ऑनलाइन आवेदन लिए गए, लेकिन विरोध के चलते और सिर्फ मेरिट के बेस पर चयन प्रक्रिया आधारित होने के चलते जो है इसका भी विरोध हुआ। उसके बाद योगी सरकार आती है 2017 में और फिर फैसला ये लिया जाता है कि इसकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा भी संपन्न हो जाती है और इसके बाद अब तक लगभग कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी वक्त बीत चुका है। 29 जुलाई को परीक्षा हुई थी और अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं किया गया। और जब भी इसके बारे में सवाल किया गया आयोग से, आयोग ने कोई न कोई विधिक अड़चन बताई। अब विधिक अड़चन के बारे में उन्होंने ये सारी चीज़ें भी स्पष्ट की हैं। अभी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर अभी आयोग का जो रुख है वो स्पष्ट नहीं है। लाइक एज आंसर की के बारे में अभी तक कोई फैसला न लिया जाना, ये काफ़ी जो क्षोभ उत्पन्न करता है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर कोर्ट के द्वारा सहमति प्रदान की गई थी, लेकिन उसे कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल किया गया। उनका परिणाम जारी किया जाए या न जारी किया जाए, इस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बता दें कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थी जो हैं वो आज प्रदर्शन करने वाले हैं आयोग पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा के पदाधिकारी जो हैं वो कहते हैं कि चुनाव आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उपद्रव करने नहीं
अपना परिणाम मांगने जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है और अब तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। हालांकि बीच बीच में छुट्टियां भी लोगों को मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं और जो वर्तमान में भर्तियां जो गतिमान हैं उन पर आचार चुनाव संहिता का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और किस प्रकार से अब भर्ती आगे बढ़ेगी। सबसे पहले देखते हैं कुछ यहाँ पर बड़े स्टेटमेंट्स आए हुए हैं संबंधित अधिकारियों के, लाइक एज राहुल सचान, मध्य क्षेत्र निदेशक एसएससी। इनका कहना है कि CHSL भर्ती का विज्ञापन 5 मार्च को जारी हो चुका है। इस संबंध में सरकार को पत्र भेज चुके हैं। अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऑलराइट, इसके बाद देखिए भर्ती परीक्षाएं पहले से जारी हैं। LT ग्रेड शिक्षक का परिणाम निकालना है। निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहना है सचिव UPPSC जगदीश जी का। ऑलराइट, अब बात करते हैं यहाँ पर 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। अनिल भूषण चतुर्वेदी जी जो कि सचिव हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के, उनका कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर चुके हैं। अब चयनितों की नियुक्ति पर चुनाव आचार संहिता का विपरीत असर पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये कि जो लोग अभी अभी हाल ही में जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है वो लोग भी ज्वाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में फिलहाल अब चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला फिलहाल कोर्ट में है और जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए एस्पायरेंट हैं अब उन्हें थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना होगा क्योंकि अब ये प्रक्रिया थोड़ी स्लो तो हो ही जाएगी। फिलहाल इस पर जो कुछ भी रहेगा 19 मार्च को काफ़ी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि सुनने में आ रहा है कि 19 मार्च को हॉलीडे है तो ये प्रक्रिया और भी आगे जा सकती है। मिला जुलाकर 69,000 शिक्षक भर्ती अब चुनाव के बाद ही पूरी होने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो पहले से प्रक्रिया जारी है उसमें रुकावट का नियम नहीं है, लेकिन उन्हें अनुमति चुनाव आयोग की लेनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खबर है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही विभिन्न आयोगों से हो रही भर्तियां जो हैं वो मजदार में फंस गई हैं। पहले से जारी प्रक्रिया में रुकावट का प्रतिबंध न होने के बावजूद परीक्षा संस्थाएं मुसीबत से बचने के लिए कोई भी अगला कदम उठाने से पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूर लेंगी। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम और अशासकीय महाविद्यालयों में प्रिंसिपल भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत को लेकर स्थिति असमंजस में है, लेकिन कानूनी रूप से इन भर्तियों पर चुनाव आचार संहिता का विपरीत असर पड़ने के आसार कम हैं। UPPSC की ओर से 10,768 LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का परिणाम अब तक नहीं आ सका है। उधर स्वायत्त संस्था होने के बावजूद UPPSC पर भर्तियों में सियासी दखल के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते 5 साल की भर्तियों की CBI जांच हो रही है। ऐसे में परिणाम जारी करने से पहले UPPSC चुनाव आयोग से अनुमति लेने पर विचार कर सकता है और इसके परिणाम में अब और भी देरी के आसार दिखाई दे रहे हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में प्रिंसिपल के 290 पदों की भर्ती के लिए UPHESC यानी कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग 15 को पुनर्विज्ञापन जारी करने वाला था। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 100% अशासकीय महाविद्यालय जिसमें 331 महाविद्यालय हैं, इस सारे महाविद्यालय के प्राचार्य जो हैं अब कार्यवाहक प्राचार्यों के भरोसे हो गए हैं। तो इस भर्ती के लिए UPHESC की रिक्तियों को की जो संख्या है उसको सरकार से पहले ही अनुमति मिल चुकी है, इसीलिए विज्ञापन पर आवेदन लेने की प्रक्रिया पर विपरीत असर की संभावना कम है। लेकिन परीक्षा संस्था का कहना है कि चुनाव आयोग से अनुमति लेने पर विचार किया जाएगा। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कुछ राहत में है क्योंकि 68,500 पदों की शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन के बाद दूसरा रिजल्ट 17 फरवरी को रिलीज हो चुका है और इसमें 4,688 नए अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं और इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है। फिलहाल फ्रेंड्स 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो तुरंत आपको चैनल पर प्रसारित करके दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और एक जरूरी सूचना मैं ये भी देना चाहूँगा कि किन्हीं कारणों से मेरा आजकल फेसबुक अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया है और शायद 1-2 दिन में बहाल हो जाए और यही वजह है कि आप लोग जो सवाल कर रहे हैं वो उनका जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। विश्वविद्यालय में नौकरी के साथ ही चल रही थी विधि की पढ़ाई। एनीवे
ये ऐसे मामले तो लगभग देखने को मिलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि काउंसलिंग पूरी पर नियुक्ति का इंतजार। यहाँ पर बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के 315 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित होने हैं कॉलेज। मतलब यहाँ पर मामला ये है कि विज्ञापन संख्या 46 के तहत जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 315 पद थे, उस पर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है 6, 7 और 8 मार्च को। और अब जो है नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि जितनी अधिक देरी होगी उनकी नियुक्ति में, उनकी सीनियरिटी पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा। एनीवे कोई बात नहीं, आपकी नियुक्ति हो जाए वही बहुत है, सीनियरिटी तो आपकी फिर भी जुड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बता दें आपको कि चुनाव के चलते आगे बढ़ेगी बीएड की प्रवेश परीक्षा, यानी कि 11 अप्रैल को जो परीक्षा होनी थी बीएड की, तो अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है कि 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और इसी दिन बीएड प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो कि आयोजक विश्वविद्यालय है इस परीक्षा के लिए, तो उन्होंने सोमवार को एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई है। आवेदन फार्म और परीक्षा की तिथि को लेकर बैठक में निर्णय होगा। शासन से परीक्षा के लिए अगली तिथि मांगी जाएगी और फिलहाल ये परीक्षा अब निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के बाद ही प्रतीत हो रही है कि हो पाएगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि पीजीटी 2016 के जो आंसर कीज हैं वो रिलीज हो चुके हैं। upscssb.org लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, पर जाकर आप जो है अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको कोई आपत्ति इस पर करनी है तो ये पूरी प्रक्रिया भी आपको बताई गई है। इसके लिए जो वीडियो मैंने अपलोड किया था कल शाम को, उसको आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपत्तियाँ और कैसे आप दर्ज कराएँगे, ठीक है? और इसी के साथ जो लोग जानना चाहते हैं कि पीजीटी के जो आंसर कीज़ हैं वो कब तक रिलीज़ होंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि लगभग 20 मार्च के आसपास जो टीजीटी 2016 की परीक्षा हुई है उसकी आंसर की रिलीज हो सकती है। और फ्रेंड्स अब आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ पर बात करेंगे हम, क्रेट में भी मिलेगा गरीब सवर्णों को आरक्षण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेजों में पीएचडी प्रवेश के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह रहेगी कि इसमें 10% गरीब सवर्ण आरक्षण व्यवस्था भी लागू रहेगी। हालांकि सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। और इसी के साथ जो लोग इग्नू से एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं तो वो 25 मार्च तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए जो 7 अप्रैल को संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, परिणाम मई में जारी होगी और इसके बाद पूरी प्रक्रिया जब आप कर लेंगे पूरी, तो आपको ये भी बता दें कि लगभग 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में इग्नू से पीएचडी का जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसे पूरा करना होता है, ठीक है। सोशल मीडिया पर अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर पर स्टडी विज्ञान, इंस्टाग्राम पर भी स्टडी विज्ञान, फेसबुक पर स्टडी विज्ञान प्रकाश और टेलीग्राम पर स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर आप हमें सर्च कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर संबंधित कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो इसके लिए आप हमें ट्विटर पर आकर मैसेज कर सकते हैं। तो यानी कि आप लोग प्लीज़ हमें ट्विटर पर फॉलो करें, और अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो ट्विटर पर जरूर फॉलो करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे ट्विटर पर ही पूछें, क्योंकि फेसबुक पर आजकल मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ किन्हीं कारणों से, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसके लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा इसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए नाइस डे।